ये एक सच्ची कहानी है जिसने इतिहास के पन्नों पर कैप्टन बर्नी वेबर का नाम अमर कर दिया था। एक विशाल शिप जो कि भयंकर तूफान में फंसकर 2 टुकड़ों में बंट चुकी थी, जिसके क्रू मेंबर्स को बचाने कैप्टन बर्नी अपने दल के साथ जाते हैं। लेकिन तूफान के बीच फंसकर उनके जहाज का कंपास टूट जाता है और वो भी समंदर में कहीं खो जाते हैं। पर क्या वो इस सिचुएशन से निकलकर वापस लौट पाए? चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है बर्नी और उसके दोस्त गस से, जो कि मिरियम नाम की एक लड़की से मिलने जाते हैं। बर्नी उस लड़की से पिछले 1 महीने से फोन पर बात कर रहा था और अब फाइनली वो दोनों डेट पर मिलते हैं और दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। कुछ महीने साथ बिताने के बाद मिरियम एक दिन एक पार्टी में बर्नी से शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन वो मना कर देता है, जिससे नाराज होकर वो पार्टी छोड़कर बाहर चली जाती है। बर्नी उसे समझाता है कि ये 1-2 महीने मौसम बहुत ही खराब रहने वाला है। वो एक कोस्ट गार्ड है, इसलिए उसे राहत बचाव के लिए कभी भी समंदर में जाना पड़ सकता है और शादी के लिए उसे अपने कमांडर से परमिशन भी लेना होगा। जिसके बाद मिरियम मान जाती है और ये लोग 16 अप्रैल को अपने शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। दूसरी तरफ पेंडल्टन T2 ऑयल टैंकर शिप को दिखाया जाता है, जो कि चैथम स्टेशन यानी कि बर्नी के स्टेशन से 10 माइल्स उत्तर पूर्व की तरफ था, जहां पर हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। शिप का इंजीनियर साइबर्ट अपने कैप्टन को फोन लगाकर बताते हैं कि पिछले महीने जहाज के जिस जोड़ को वेल्डिंग किया गया था वो आवाज कर रहा है। अगर हमने शिप की रफ्तार कम नहीं की तो वो जोड़ टूट जाएगा। लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि उल्टा साइबर्ट को डांटने लगते हैं। पर अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं सच में ये जोड़ टूट न जाए, इसलिए वो फ्रैंक को ऊपर जाकर देखने के लिए भेजता है कि जोड़ को शील करने वाला जो केमिकल है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। फ्रैंक तुरंत चेक करने जाता है। यहां पर हम किचन स्टाफ एल्डन और टाइनी को भी देख पाते हैं, जो कि बड़ी ही हंसमुख स्वभाव का बंदा था। वो इस भयंकर तूफान में भी गाना गा गा कर खाना वगैरह बना रहा था। तभी एक जोरदार झटका लगता है, जिससे शिप पर मौजूद सभी के कान खड़े हो जाते हैं। इधर फ्रैंक दौड़ता हुआ इंजन रूम में आकर बताता है कि वो ऊपर तक नहीं जा पाया। ये जोड़ इस तूफान में कभी भी टूट सकता है, इसलिए हमें जहाज की रफ्तार को कम करना होगा। साइबर्ट रफ्तार धीमी करने के लिए कैप्टन के पास कॉल लगाता, उससे पहले ही जोड़ टूट जाता है और इंजन रूम में पानी भरने लगता है। इस झटके से फ्रैंक के हाथ में चोट लग जाती है। किसी तरह संभल कर वो इंजन रूम का सभी पंप चालू करते हैं, ताकि जो पानी अंदर आ रहा है उसे पंप द्वारा खींचकर बाहर निकाला जा सके। आगे जाकर फ्रैंक सबको खबर करता है कि इंजन रूम का जोड़ टूट चुका है। पानी को अंदर आने से रोकने के लिए रजाई, गद्दे, कंबल, चादर, जिसे जो भी मिले सब इकट्ठा करके इंजन रूम में पहुंचे। उधर टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा होता, इसलिए साइबर्ट अपने एक साथी को कैप्टन के पास भेजकर कहते हैं कि कैप्टन को बताना कि इंजन रूम में 18 फीट चौड़ा दरार पड़ गया है और अगर वो जल्दी बंदरगाह की तरफ नहीं लौटे तो शिप पानी में डूब जाएगा। मैसेज लेकर भागता हुआ वो ऊपर जाता है, लेकिन वहां का नजारा देख दंग रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि शिप के 2 टुकड़े हो चुके हैं और देखते ही देखते शिप का वो एक हिस्सा उसके सामने ही समंदर में डूब जाता है, जिस पर सवार कैप्टन के साथ साथ जितने भी क्रू मेंबर्स थे सभी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बर्नी दूरबीन से समंदर पर नजर दौड़ा रहा था। ठंड भी काफी बढ़ गई थी, इसलिए स्टेशन के अंदर आता है, जहां पर फिट्जी रडार को ठीक करने में लगा था। तभी रेडियो पर खबर आती है कि फोर्ट मर्सर शिप तूफान में फंसकर टूट गई है, उसके ढांचे में दरार आ गया है। फिट्जी बताता है कि यह खबर पिछले कई घंटों से आ रही है। नैनटकेट से करीब 20 माइल्स दूर पूरब की तरफ वो शिप फंसी हुई है। बॉस्टन और नैनटकेट अपने सारे शिप वहां भेज रहे हैं, पर ये लोग पेंडल्टन शिप की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी खबर तो किसी को पता ही नहीं थी। उनका कम्युनिकेशन रूम वाला हिस्सा समंदर में डूब चुका था, इसलिए वो किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते थे। इधर बर्नी शादी की अर्जी लेकर अपने कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर क्लफ के पास जाता है, पर वो फोर्ट मर्सर शिप के टूटने की खबर से काफी परेशान थे। उन्हें भी अपने स्टेशन से बचाव दल भेजने का ऊपर से प्रेशर आ रहा था, इसलिए वो बर्नी के शादी की अर्जी टाल देते हैं। दूसरी तरफ पेंडल्टन शिप के सभी क्रू अपने कैप्टन और बाकी साथियों के डूबने के बाद उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी ब्राउन, जो कि इस शिप का सबसे खड़ूस आदमी था, वो इस खतरनाक तूफान में लाइफ बोट को उतारने के लिए बाकियों से बहस करने लगता है। वहीं पर बैठा इस शिप का इंजीनियर साइबर्ट बताता है कि वो लाइफ बोट इस तूफान के सामने 12 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। अगर जिंदा रहना है तो हमें शिप को रेत की पट्टी पर चढ़ाना होगा। ये सुन सबकी हवा टाइट हो जाती है।
क्योंकि रेत की पट्टी से टकराकर शिप बिखर भी सकती थी। सीमन पूछता है कि तुम बिना हाइड्रोलिक शिप के स्टीयरिंग को चलाओगे कैसे, क्योंकि जहाज का वो मुख्य हिस्सा तो टूटकर पानी में बह चुका था और अगर शिप दाएं बाएं घूमेगी नहीं तो वो रेत की पट्टी खोजने के बाद भी उस पर चढ़ नहीं पाएंगे। सिबर्ट बताता है कि हम एक मैनुअल ट्रिलर बनाकर स्टीयरिंग वाले हिस्से में एक स्टील बीम डालेंगे और अपने हाथों से स्टीयरिंग को घुमाएंगे, पर यह काम 4-5 घंटे के अंदर करना होगा, क्योंकि इंजन रूम में पानी भर रहा है। अगर पानी इंजन के हवा की टंकी में चला गया तो बिजली चली जाएगी और अगर बिजली गई तो पंप ठप पड़ जाएंगे। पंप ठप पड़ गए तो शिप और तेजी से डूब जाएगा। तभी शॉर्ट वेब पर सिग्नल ढूंढ रहे ऑपरेटर को फोर्ट मर्सर शिप से SOS का सिग्नल मिलता है, जो बता रहे होते हैं कि उनका शिप नैनटकेट से करीब 20 माइल्स दूर पूरब की तरफ 2 टुकड़ों में टूट चुका है। इनके शिप की तरह वो भी एक T2 टैंक की बड़ी शिप थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनकी तरह एक और शिप 2 हिस्सों में टूट चुकी है। दूसरी तरफ चैथम स्टेशन पर वहां के चीफ और कुछ सीनियर्स बर्नी से मजे ले रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो हर वक्त फोन पर एक लड़की से बात करता रहता है। तभी कमांडर वहां आकर चीफ को आदेश देते हैं कि उनको फोर्ट मर्सर शिप पर एक बचाव दल लेकर जाना होगा, पर चीफ रेत की पट्टी के पार जाने से मना करते हैं, क्योंकि इस तूफान में वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। फिर भी कमांडर के आदेश पर उनको एक टीम लेकर जाना पड़ता है। यहां से कुछ दूरी पर एक मछुआरे का घर था, जो समंदर में एक विशाल शिप के टुकड़े को बहते हुए देखता है, जो कि लगातार खतरे का सायरन बजाए जा रहा था, जिसकी खबर देने वो फौरन चैथम स्टेशन की तरफ चल देता है। इधर पेंडल्टन शिप पर पानी कमर तक आ गया था और ये लोग बिना हाइड्रोलिक के स्टीयरिंग घुमाने के लिए जुगाड़ बनाने में जुटे थे। कुछ देर कोशिश करने के बाद इनका मैनुअल ट्रिलर यानी शिप को हाथों से घुमाने वाला स्टीयरिंग बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ब्राउन और बाकी लोग लाइफ बोट लेकर यहां से निकलने की फिराक में थे और इन्हें शिप को रेत की पट्टी पर चढ़ाने के लिए सभी लोगों के हेल्प की जरूरत थी। इसलिए साइबर्ट कुल्हाड़ी लेकर जाता है और लाइफ बोट को पानी में गिरा देता है, जिससे उसके और ब्राउन के बीच हाथापाई हो जाती है। अगले ही पल उस बोट के चिथड़े उड़ जाते हैं। तब जाकर सबको समझ आता है कि साइबर्ट सही था। वो कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो इसे रेत की पट्टी पर चढ़ाना होगा। रात होने से पहले ही ये शिप डूब जाएगी। मुझे 4 लोग चाहिए इमरजेंसी ट्रिलर चलाने के लिए। 4 लोग पंप संभालेंगे, एक आदमी लगातार सायरन बजाएगा और बाकी के लोग ऊपर से नीचे संदेश भेजने का काम करेंगे। वहीं ब्राउन उसकी चलती देख जल भुन जाता है, क्योंकि सभी लोग अब साइबर्ट के साइड आ गए थे। दूसरी तरफ चैथम स्टेशन के खुटे पर बेर्नी और रिचर्ड मछुआरों की नाव बंधवा रहे थे। तभी वो मछुआरा कार्ल, जिसने शिप के टुकड़े को समंदर में बहते हुए देखा था, वो ये बात बेर्नी को बताता है, जिसके बाद ये लोग स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर उनको क्लफ बताते हैं कि अभी अभी बॉस्टन से फोन आया था। एक प्लेन जो कि फोर्ट मर्सर शिप को ढूंढने निकली थी, उसने यहां से 5 माइल्स उत्तर पूर्व में पेंडल्टन शिप का एक पिछला हिस्सा देखा है। ये लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक ही दिन में 2 शिप के 2-2 टुकड़े कैसे हो गए। क्लफ बर्नी को एक टीम बनाकर पट्टी के उस पार जाकर पेंडल्टन शिप के हिस्से को ढूंढने का आदेश देते हैं। तभी एक कोस्ट गार्ड रिचर्ड बर्नी से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस बार रेत पट्टी के उस पार जा पाओगे, क्योंकि पिछले साल जब कार्ल के भाई, जो कि एक कोस्ट गार्ड थे, उनकी टीम रेत पट्टी के उस पार गुम हो गई थी, तो बर्नी उनको बचाना तो दूर रेत पट्टी के पार भी नहीं जा सका था, जिससे कार्ल के भाई की मृत्यु हो गई। लेकिन बर्नी इस बार पिछली बार की तरह जलील नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपने दल के साथ उन्हें बचाने निकल जाता है। उधर पेंडल्टन शिप पर पानी इंजन के हवा वाली पाइप के करीब आ पहुंचा था, लेकिन रेत की पट्टी अभी तक नजर नहीं आई थी। तभी सीमन को यहां से 1 मील दूर एक रेत की पट्टी नजर आती है। वो तुरंत लोकेशन बताता है। रडर 15 डिग्री पोर्ट की तरफ रफ्तार आधी, कंपास पर 80 डिग्री से 3 से 10 डिग्री तक मुड़ना होगा। ये मैसेज दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, 5वें ऐसे ट्रांसफर होकर साइबर्ट के पास पहुंचती है, जिसके बाद ये लोग शिप को उस दिशा की ओर घुमाना चालू करते हैं। तभी एक जोरदार लहर उठती है, जिससे ट्रिलर छूट जाता है और शिप रेत पट्टी से आगे निकल जाती है। अब अगर उनको रेत पट्टी तक पहुंचना है तो शिप को यूटर्न मारना होगा, जिससे शिप पलट भी सकती है। दूसरी तरफ मिरियम बर्नी को फोन लगा लगाकर थक चुकी थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए वो तुरंत स्टेशन पहुंच जाती है। गस बताता है कि वो बचाव दल के साथ गया है, उसे यहां पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहां गर्लफ्रेंड और पत्नियों का आना मना है। वहां पर बैठे मछुआरे बताते हैं कि ये कमांडर नया है, इस मौसम में बर्नी और उसकी टीम को उसे रेत पट्टी के पार नहीं भेजना चाहिए था। ये सुन गुस्से में लाल होकर वो क्लफ के पास जाती है और बर्नी को वापस बुलाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, पर क्लफ उसकी एक नहीं सुनते, बल्कि स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं। वो रोते हुए अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। उधर बर्नी पट्टी के करीब पहुंच चुका था
जहां पर पट्टी से टकराकर दिल दहला देने वाली ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। उस लहर में फंसकर इनके बोट का कैंपस बह जाता है। फिर भी वो पीछे नहीं हटता, बल्कि हर उठती लहर को एक एक करके पार करता जाता है, जिसे देख जो दोस्त उसे हर वक्त ताना मारता था कि उसने पिछले साल पट्टी पार न करके कार्ल के भाई की जान नहीं बचाई, ये मंजर देख उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। वो वापस लौट जाने के लिए कहता है, लेकिन बर्नी पिछली बार की गलती दोहराना नहीं चाहता था। कुछ देर में ये लोग पट्टी पार कर जाते हैं, पर इनके बोट का कंपास बह चुका था, इसलिए खोज बत्ती जलाकर अंदाजे पर ही आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ पेंडल्टन शिप को यू टर्न मारने में काफी देर लग चुका था। ब्राउन मैसेज देता है कि अगले 2 मिनट में 30 डिग्री मुड़ना है, वरना पट्टी छूट जाएगी। 30 डिग्री 2 मिनट में मुड़ना तो नामुमकिन था। साइबर्ट के पास अब एक ही उपाय बचा था। वो शिप को रिवर्स में डालकर वहां तक पहुंचने के लिए लहरों का इस्तेमाल करता है, और उसकी ये तरकीब काम कर जाती है। देखते ही देखते ये लोग रेत की पट्टी से भिड़ जाते हैं, जिससे सबके जान में जान आता है और शिप समंदर के बीचों बीच रेत की पट्टी पर खड़ी हो जाती है। उधर रेडियो पर खबर मिलता है कि चीफ, जो कि अपनी टीम लेकर फोर्ट मर्सर शिप की तरफ निकले थे, वो वापस लौट रहे हैं, क्योंकि तूफान की रफ्तार और बढ़ने वाली है। वहीं इनका कैंपस बह चुका था। रेडियो पर सिर्फ उधर की आवाज आ रही थी, फिर भी वापस नहीं लौटते और खोज बत्ती बंद करके आगे बढ़ते हैं, ताकि सामने से आने वाली कोई भी रोशनी उनको क्लियर दिख सके। उधर पेंडल्टन शिप धीरे धीरे अपनी जगह से सरकने लगा था। तभी इंजन में पानी जाने की वजह से बिजली भी चली जाती है, जिससे सबके चेहरों पर मायूसी छा जाता है, क्योंकि जो आखिरी उम्मीद बची थी अब वो भी साथ छोड़ चुकी थी। इस अंधेरी रात में इन्हें कौन ढूंढने वाला था। तब तक बर्नी समंदर की लहरों में बहते हुए यहां तक आ पहुंचा था। सामने पेंडल्टन शिप को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। वहां रेलिंग पर 32 लोग थे और इनके पास एक छोटी बोट थी, जिस पर कायदे से सिर्फ 12 लोग ही आ सकते थे। देखते ही देखते वो एक एक करके नीचे आने लगते हैं। तभी एक उठती लहर में टाइनी सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और शिप के टकराने से उसकी मौत हो जाती है। अब इनके बोट के अंदर जगह भी नहीं बची थी और शिप पर अभी भी कुछ लोग बचे थे। बर्नी कहता है कि हम सबको लेकर जाएंगे, या तो सब बचेंगे या सब साथ मरेंगे। वहीं ब्राउन साइबर्ट के इस कारनामे से खुश होकर पहली बार उसकी तारीफ करता है और कैप्टन का दर्जा देकर नीचे उतर जाता है। साइबर्ट के उतरने के बाद शिप समंदर में समा जाती है और मौसम सही होते ही रेडियो भी काम करने लगता है। उधर मिरियम एक बार फिर स्टेशन पहुंचती है, जहां पर बर्नी रेडियो पर बता रहा होता है कि वो लोग पेंडल्टन शिप के 32 लोगों को बचा लिए हैं, लेकिन उनका कैंपस खो गया है, जिसके बिना वापस लौटना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहां पर है और उन्हें किस दिशा की तरफ जाना है। तभी पूरे शहर की लाइट भी चली जाती है, जिसके बाद सभी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर खूंटे पर जाते हैं, ताकि उसके रोशनी को देखकर वो लोग वापस लौट सके। उधर बर्नी डिसाइड करता है कि वो लोग शहर की लाइट ढूंढते हुए लहरों के सहारे किनारे तक जाएंगे, जिसके बाद ये लोग खोजी बत्ती बंद कर बोट को आराम से लहरों के साथ बहने देते हैं। तभी एक बड़ी लहर उनको रेत पट्टी के पार ढकेल ले जाती है, जहां से उनको गाड़ियों की लाइट दिखना शुरू हो जाता है। ये रेस्क्यू मिशन कोस्ट गार्ड के इतिहास में एक छोटी बोट से किया गया आज तक का सबसे साहसिक अभियान माना जाता है, जिसके लिए बर्नी वेबर, रिचर्ड लिवसी, एंडी फिट्जजेरल्ड और अर्विन मास्की को गोल्ड लाइफ सेविंग मेडल से सम्मानित किया गया।